हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल अकेडमी पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारी इकोनॉमिक सर्वे की जो क्लासेस चल रही है पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, उसका ये अगला सेशन है। इससे पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि पिछले जो हमारा सैटरडे संडे था उसमें हम एक ही क्लास आपको प्रोवाइड करवा पाए, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो अभी हम जो आर्थिक समीक्षा हैं, आर्थिक समीक्षा 2021-22 है, उसका जो हमारा ये चल रहा है। तो इसमें आर्थिक समीक्षा में कृषि और उस संबंध क्षेत्र से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था। चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं इसको। कृषि और संबंध क्षेत्र में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इसमें केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। तो राज्य सरकार से संबंधित जितनी भी योजना है उसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके थे कृषि और संबंध क्षेत्र के। आपको पता है कि चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, किसी भी क्षेत्र में देखें तो इन दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस सभी के एग्जाम में, योजना तो इतने इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको गारंटीड पेपर में मिल ही जाएंगे। और मेंस में भी आपको 5 नंबर या 2 नंबर में कोई ना कोई क्वेश्चन इसका मिल ही जाएगा। या हो सकता है कि सीधे ही पूछ ले कि राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र या उससे संबंधित क्षेत्र है उसके विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये भी हमारे मेंस में आने की संभावना है। ठीक है, तो अभी हम जो कर रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम और योजनाएं। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो पिछला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने बताया था कि राज्य सरकार के कृषि और संबंध क्षेत्र के संबंध में क्या क्या योजनाएं चल रही है, और इसी प्रकार मैंने बताया था कि केंद्र सरकार के द्वारा भी क्या क्या योजनाएं हैं। तो कुछ जो है कार्यक्रम और योजनाएं तो हमारी पिछले सेशन में करवाई जा चुकी है, और जो बचे हुए है वो अब मैं करवा रही हूँ। तो आप जो पीछे की जो वीडियो है वो हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है कि राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन क्या है, नाम से पता चल रहा है कि खेती है उसको टिकाऊ बनाना है। ठीक है, पूर्व संचालित योजनाएं, जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है, हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है उसमें पूर्व में संचालित कौन कौन सी योजनाओं को मर्ज करके राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन शुरू किया गया है। तो इसमें हमारा होगा कि पूर्व संचालित योजनाएं, जैसे आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन चल रहा था, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन मिशन और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इनको केंद्रित करते हुए पुनर्गठन किया गया और इनको पुनर्गठित करके और नया मिशन सरकार के द्वारा चालू कर दिया गया, वो है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। तो कौन कौन सी है, पहला तो राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन हो गया, दूसरा राष्ट्रीय जैविक खेती वाला मिशन हो गया, तीसरा हो गया मृदा स्वास्थ्य वाला, और चौथा हो गया हमारा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। आपको ये पता है एग्रीकल्चर किन किन पे डिपेंड होती है, या तो सिंचाई पे होती है या फिर जैविक जो खेती है टिकाऊ कैसे बना सकते हैं हम, टिकाऊ उसको इसी प्रकार से बना सकते हैं कि या तो सूक्ष्म सिंचाई करें ताकि वर्षा पर डिपेंड नहीं रहे, और बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है या उसके माध्यम से ही, मतलब कम पानी का उपयोग करते हुए हम कृषि कर सके, तो इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई ले लिया तो आपको वो याद रह जाएगा। जैविक खेती को हमने ऐसे ले लिया कि इसमें उर्वरक का किसान द्वारा प्रयोग कम करना पड़ेगा, तो उस पर खर्चा भी कम आएगा, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि ये हो गया। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन भी इसी के अंतर्गत आता है। हमें भी पता है कि हमारी मृदा है वो जितनी उपजाऊ, जितना हम उसका ध्यान रखेंगे, प्रबंधन करेंगे, उसका मृदा के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उतनी ही उपजाऊ होगी, और अगर वो उपजाऊ होगी तो खेती है वो भी टिकाऊ होगी। ठीक है, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो इसके अंतर्गत जैसे पानी है उसका संचय कर लिया, तो पुनर्भरण कर लिया, जल का वाटरशेड मैनेजमेंट कर लिया, तो ये सब बातें हैं। तो ये पहले अलग अलग चल रहे थे चारों प्रोग्राम, इन सबको सरकार ने क्या किया, मर्ज किया, और मर्ज करके राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि वित्त पोषण का पैटर्न
किसी भी योजना मोस्टली सरकार की, केंद्र सरकार द्वारा संचालित जितने भी योजनाएं हैं उसमें वित्त पोषण का पैटर्न है 60 और 40। ये देखिए यहाँ पे 60-40 का है। 60 केंद्र सरकार वहन करेगी, जितना भी वित्त होता है उसमें 60 केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 40 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है। अब प्रेजेंट में देखिए तो राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन के अंतर्गत 4 कार्यक्रम शामिल है। तो एक क्वेश्चन तो आपसे सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन है उसमें पूर्व में संचालित कौन कौन सी योजनाओं को मर्ज किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 को मर्ज किया गया। एक ये भी कि वित्त पोषण का पैटर्न 60-40 है, कहीं हमें 75 या 70-30 कर दे या इस हिसाब से कुछ कर दे, 80-20 कर दे तो गलत हो जाएगा। 60-40 आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके अंतर्गत 4 कार्यक्रम शामिल है। अब 4 कार्यक्रम कौन कौन से शामिल है ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला तो हो गया वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। इसमें क्या किया सरकार ने कि कृषि जलवायु क्षेत्र है उनके अनुकूल समन्वित कृषि का विकास करना। जैसे हमने फर्स्ट जो हमारा सेशन था या सेकंड था जो भी था, हमारे पहली जो क्लासेज हो चुके हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। तो राज्य के कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की फसल होती हैं, कौन सा जलवायु क्षेत्र है उसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा राजस्थान हो गया और ये हमारा हाड़ौती क्षेत्र हो गया। तो इस हाड़ौती क्षेत्र में जैसे पानी बहुत है, काली मिट्टी है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि काली मिट्टी और पानी की वजह से एक तो कपास की खेती भी होती है और एक यहाँ पे क्या हुआ कि मूंग उसकी सोयाबीन की भी होती है। ठीक है। तो जिस प्रकार के जलवायु है उस प्रकार के जलवायु के अनुकूल कृषि का विकास करना इसका उद्देश्य था। तो वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का ये उद्देश्य है। ठीक है। अब मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको पता होगा कि किसानों को एक मृदा का किसानों के द्वारा जाके प्रयोगशाला में परीक्षण करवाया जाता है। उसके आधार पर उनको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है कि आपकी जो मृदा है, खेत की मृदा है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व है या किन की अधिकता है किन की कमी है, ये उनको बताया जाता है ताकि जिनकी अधिकता है वो उनको वो उन उर्वरकों का कम प्रयोग करे और जिनकी कमी है उनका अधिक प्रयोग करे, ताकि मृदा में जो न्यूट्रिशंस है, पोषक तत्व है, उनका बैलेंस बना रहे। तो इसके लिए उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है। इसको हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड को अलग से कर लेंगे कि कार्ड है वो कितने नंबर का होता है, ये अलग से पूछे जाने की संभावना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो कब चालू की। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक तो हमारे सूरतगढ़ से शुरू की गई थी। तो इसको मैं बाद में आपको डिटेल से बता दूंगी कि यह कहाँ से चालू हुई, कब इसको शुरू किया गया था, इसमें कार्ड प्रोवाइड किया जाता है वो कितने नंबर का होता है, तो ये सब मैं आपको बता दूंगी डिटेल से। ठीक है। तो इसमें क्या है कि विभिन्न फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन, मैंने कहा था ना, उनको कार्ड दिया जाता है जिससे उनको पता चल जाता है कि कौन से पोषक तत्व है उनकी अधिकता है और कौन से जो पोषक तत्व है उनकी कमी है। ठीक है। मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन आपको पता चल गया कि क्या है। परंपरागत कृषि विकास योजना, हमें नाम से पता चल रहा है परंपरागत। परंपरागत में क्या होता था, पहले ये नहीं होते थे कि यूरिया हो गई, डीएपी हो गई, ये तो संश्लेषित उर्वरक है जो कि फैक्ट्री में बनते हैं। पहले क्या होता था, नीम की पत्ती डाल दी, खाद डाल दी, गोबर डाल दिया, तो इस हिसाब से जो खेती की जाती थी वो परंपरागत तरीका था हमारा। तो अब परंपरागत कृषि है उसके विकास को बढ़ावा देना, इसके लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यावरण आधारित, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पर्यावरण आधारित है। ठीक है। न्यूनतम लागत, अगर पर्यावरण आधारित होगी तो उसकी लागत भी न्यूनतम होगी। जो हमारी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग थी वो क्या थी, यही थी, वो भी पर्यावरण आधारित थी। वहां पे, यहाँ पे तो न्यूनतम लागत आ रही है, वहां पे न्यूनतम लागत भी नहीं थी, वहां पे जीरो थी, जीरो लागत पे बात कर रहे थे वहां पे हम, है ना। तकनीकों के प्रयोग से रसायन व कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है इसमें। ठीक है। कृषि वानिकी पर उपमिशन क्या है, तो कृषि वानिकी पर उपमिशन है, जैसे वानिकी नाम से आपको पता चल रहा है ना, यहाँ पे वानिकी है, तो वानिकी क्या होता है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ही वानिकी है। तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू कब किया गया, 17-18 में, ये आने के चांसेज है कि कृषि वानिकी पर उपमिशन कब शुरू किया गया, तो 17-18 में शुरू किया गया।
तो कौन कौन से 4 आ गए इसके अंतर्गत? टिकाऊ खेती मिशन की बात चल रही है, तो इसमें एक तो वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम आ गया, एक मृदा स्वास्थ्य एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड आ गया, एक परंपरागत कृषि विकास योजना और एक आ गया कृषि वानिकी पर उपमिशन। ठीक है, अगर टिकाऊ खेती मिशन से कोई भी क्वेश्चन आए, आई होप आप एकदम से उसको सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, जितनी भी योजनाएं थी वो तो हमारी हो चुकी है, कवर हो चुकी है कृषि से संबंधित। तो अब आगे उद्यानिकी से संबंधित कौन कौन सी चली जा रही है। ठीक है, ये आने के बहुत ही मोस्ट जो आरपीसी के प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें मैंने जितनी भी बार दिया है ना, उसमें काफ़ी हद तक ये आता ही रहता है कि बागवानी मिशन कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है। तो पहला तो ये याद रखने की ज़रूरत है हमें कि 24 जिलों में चल रहा है। ठीक है ना, राज्य के चयनित 24 जिलों में ये पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो याद कर लीजिए। 24 जिले कौन से? 24 जिले आपको पता ही है, लगभग सारे ही आगे कौन कौन से है, बचे ही नहीं है कोई। इसमें विभिन्न उद्यानिकी फसलों यथा फल भी आते हैं उद्यानिकी फसलों में, फूल भी आते हैं और मसाला फसलें भी आती है। 3 चीजें आती है उद्यानिकी फसलों में। ठीक है, इनके क्षेत्रफल को बढ़ावा देना है, उत्पादन को बढ़ावा देना और उत्पादकता में वृद्धि करना ही इसका लक्ष्य है। तो ये चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में कहीं भी आ जाए तो आपको इतना ही लिखना है, इतना ही याद करना है कि एक तो 24 जिलों में चल रहा है। अगर मेंस में आ जाए तो आप ऐसे लिख देना 24 जिलों में चल रहा है, विभिन्न उद्यानिकी फसलें, फल फूल और मसाला फसलों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, और प्रीलिम्स में तो आप इसको कर ही सकते हैं। अब हमारा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य क्या है कि फसल उत्पादकता और पानी की बचत करने हेतु लघु सिंचाई पद्धति में ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना और प्रभावी जल प्रबंधन को बढ़ावा देना। हमें पता है कि भारत हमारा है जो कृषि प्रधान देश रहा, तो इसमें क्या है कि सरकार की हमेशा से यही रहा है, प्रयास रहा कि जो भी हमारी फसलें होती हैं उसमें क्या है कि हम पानी का कम से कम उपयोग करें, ताकि जो दूरस्थ क्षेत्र है जहाँ तक पानी की पहुँच नहीं है वहाँ तक हम पानी को पहुँचा सकें। और क्या है जो एक्सेस में यूज़ करते हैं ना वाटर का, कि इसकी वजह से क्या हुआ है, एक तो मृदा है वो हमारी ख़राब हो रही है, जैसे सेलिनेशन का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, मृदा हमारी लवणीय होती जा रही है। तो एक तो उसका समस्या का समाधान होगा, हमें भी पता है। दूसरा, इससे क्या होगा, पानी की बचत होगी। और तीसरा, इससे क्या होगा, फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी। बहुत ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना पानी का, तो उससे भी फसल की उत्पादकता उस पर प्रभाव पड़ता है, और मृदा का जो स्वास्थ्य है उस पर तो प्रभाव पड़ता है ही। तो एक तो पानी की बचत होगी, एक फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसके लिए लघु सिंचाई पत्ती कौन कौन सी होती है आपको पता है क्या? ड्रिप इरिगेशन कर दिया, फव्वारा सिंचाई पद्धति हो गई, वो हो गया, बूंद बूंद टपकन विधि हो गई, वो हो गया। तो इसमें क्या है, जो पौधे होते हैं ना उनकी या तो जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है या फव्वारा पद्धति के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। हमारे आपने देखा होगा ना, मोस्टली क्या होता है कि जैसे नहरी सिस्टम में होता है ना कि पानी पूरा का पूरा पानी बहाव कर दिया जाता है, मिट्टी के ऊपर से पानी बहाया जाता है। तो उस पद्धति को त्याग करके हम लघु सिंचाई पद्धति की तरफ बढ़े, तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है। ठीक है, प्रभावी जल प्रबंधन तो आपको पता ही है, अगर ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो उससे प्रभावी जल प्रबंधन तो हो गई। ये आ गया हमारा मोस्ट क्वेश्चन जिसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आपको पता है राजस्थान अभी हाल ही में फर्स्ट पे आ गया है ना। तो ये प्रीलिम्स में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है। और ये आपका हमारा जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है उसमें आपको ये क्वेश्चन करवा दिया गया होगा कि राजस्थान की जो सौर ऊर्जा उत्पादन है उसकी क्षमता कितनी है, या स्थापित संयंत्र कितने हैं, या कहाँ पे संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, या राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो ये तीनों क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है, तो ये आपको बता दिए गए होंगे। उसमें अगर नहीं बताया गया तो एक बार आपको करवा दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने किसान ऊर्जा सुरक्षा, एक तो इसका फुल नाम ही आ सकता है कि कुसुम योजना है ना, उसका पूरा नाम क्या है ये बताओ, तो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो किसान हैं उनको मोस्टली क्या होता है कि नहरी सिस्टम से, वैसे तो जैसे पानी की सप्लाई होती है तब तो ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नहरी सिस्टम से अगर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है तो किसानों को पानी अपनी फसल में देना पड़ता है।
तो इसके लिए हमें भी पता है कि ट्यूबवेल से हैं उनसे पानी दिया जाता है। तो वहाँ पे किसान डीजल का यूज़ ना करके जो हमारी बिजली है उसका इस्तेमाल करे, ताकि इससे क्या है, एक तो उसकी लागत भी कम आए किसान के, और दूसरा हमारा जो पर्यावरण पे डीजल का अत्यधिक उपयोग करने से जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो जाए। तो सरकार ने क्या किया कि सरकार चाहती है कि किसानों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो। किसानों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी? वैसे हमें पता, अभी जैसे आपको पता है क्या, हमारी जो कोयला है उसकी कमी होती चली जा रही है, तो जो हमारा बिजली संकट पैदा हो गया है अभी हाल ही में हमें देखने को मिल रहा है। तो बिजली संकट, ऐसे बिजली संकट की स्थिति में क्या होता है, सरकार के द्वारा यहाँ तो उद्योगों को कम आपूर्ति की जाती है। अब देखो, घरेलू तो कम कर नहीं सकते, घरेलू पे तो जितनी चाहिए उतनी सप्लाई कम कर सकते हैं, हालांकि कुछ हद तक कटौती भले ही कर ले, बाकी सप्लाई वहाँ पे तो करना अनिवार्य है। तो सरकार यहाँ तो किसानों को दी जा रही बिजली है उसकी कटौती करेगी, या फिर उद्योगों को दी जा रही बिजली उसकी कटौती करेगी। तो इसमें क्या होता है कि किसानों को जो पानी की सप्लाई, अब ये तो है नहीं फसल का कि बिजली की कटौती कर दी तो किसान कोई नहीं, जब बिजली आएगी तब कर लेंगे, तो भाई फसल को तो टाइम पे पानी अवेल करवाना पड़ेगा। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना किसानों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसके लिए उन्हें सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र उपलब्ध करवा दिए जाए, या जो हमारे पंप है तो वो क्यों ना हम सोलर कृषि पंप है उनको सौर ऊर्जा संचालित कर दिया जाए। तो सरकार ने किसान ऊर्जा और उत्थान महाअभियान शुरू कर दिया। वर्ष 2019-20 में आरंभ। एक तो ये पूछा जा सकता है, ये आपको कोई भी योजना है उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी डेट पे शुरू किया गया या कौन से ईयर में शुरू किया गया। ये आरपीएससी का ट्रेंड रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट आएगा तो भी ये पक्का आएगा कि ये वर्ष 2019-20 में आरंभ की गई। अगर गलत स्टेटमेंट होगा तो 20-21 दे देगी, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में शुरू की गई, ठीक है। दूसरा, अगर ये तो भारत सरकार की शुरू की गई है, कुछ योजना ऐसी होती है जब भी हाल ही में शुरू की है तो उनकी हमें डेट भी एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि कब शुरू की गई। डेट पूछने का आरपीएससी का बहुत ट्रेंड रहा है, तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, हालांकि आरपीएससी तो ये नहीं पूछेगी, पर अगर हमारा मेंस में क्वेश्चन आ जाए कुसुम योजना, अगर 5 नंबर में टिप्पणी आ जाए तो आप पहले तो हम लिखेंगे कि वर्ष 2019-20 में आरंभ। दूसरा हम लिखेंगे मंत्रालय कौन सा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। तीसरा फिर हम क्या करेंगे कि इसमें 3 घटकों को शामिल करने वाली इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। अभी हमारा वर्ष 2022 ही चल रहा है, तो इसको लक्ष्य को या तो बढ़ा दिया गया है, तब तो पता नहीं मुझे, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी अगर मुझे मिला कहीं पे, अभी मुझे मिला नहीं। तो वर्ष 2022 तक जैसे पेपर में, न्यूज़पेपर में आ रखा था, तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बताया कि वर्ष 2022 तक 25,750 मेगावाट है। जिस सरकार की जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर देख के मैं आपको बता दूंगी कि लक्ष्य क्या है। हालांकि ये आपको आएगा नहीं लक्ष्य, अगर प्रीलिम्स में आएगा तो इसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 3 घटक शामिल किए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि कौन कौन से घटक शामिल हैं। तो घटक ए कौन कौन सा कंपोनेंट है, जैसे कि भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना। एक तो क्या है कि 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिड हैं, उनको नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ेंगे, छोटे छोटे ग्रिड बना दिए जाएंगे, और उन सब ग्रिड्स को क्या होगा कि जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र है उसके साथ फिर आपस में जोड़ दिया जाएगा। घटक बी के अंतर्गत क्या है, 17.50 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना। मैंने कहा था ना किसानों को बिजली प्रोवाइड की जाती है, तो एक तो क्या है कि उनके खुद का खर्चा कम हो, इसका लक्ष्य यही है कि खुद की लागत कम आए किसानों की। दूसरा ये है कि अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करें, और फिर जो हमारे संयंत्र है सौर ऊर्जा संयंत्र, उनको बेच दे किसान। एक्सेस में जितनी भी बिजली पैदा कर रहा है उसको बेच दे, तो उससे उसकी आय भी अर्जित हो जाएगी, ठीक है। तो 17.50 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना है। इसमें आप देखिए कि 3 एचपी से हॉर्स पावर होता है, इसका एचपी का मतलब, ठीक, 10 एचपी तक की क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना कर सकते हैं। 3 एचपी से, ऐसे नहीं कि कितने भी एचपी का आप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर ले, 3 एचपी से 10 एचपी तक है। और अधिकतम 7.5 एचपी क्षमता तक के पंप सेट पर अनुदान सरकार प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है।
तो आपको ये स्टेटमेंट आ सकता है कि सरकार अधिकतम 7.5 एचपी क्षमता तक के पंप सेट पर अनुदान प्रोवाइड करवाएगी। तो हाँ, हमें पता होना चाहिए कि इस पे प्रोवाइड करवाएगी। 17.50 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि यंत्र पंपों की स्थापना की। ये डेटा पूछने का आरपीएससी का ये ट्रेंड ही रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। एक सेकंड गाइस। जैसे एक योजना मुझे याद आ रही है, कौन सी थी वो, शायद जो ये है ना हमारी, क्या बोलते हैं इसको, चूल्हे के स्थान पे किसानों को किसानों को नहीं, जैसे सिलेंडर घर घर प्रोवाइड करवाने की जो योजना चली थी, तो उसमें ये डेटा पूछा गया था कि इतने इतने 1000 करोड़ की ये योजना है, या इतने परिवारों को ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो हमारा गैस सिलेंडर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार के डेटा है वो पूछे जाने की संभावना है, तो हमें पता होना चाहिए इसका। ठीक है, घटक सी के अंतर्गत क्या है? घटक सी के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े 10 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण करना है। कृषि पंप चल रहे हैं अभी हमारे, कृषि पंपों का सौरीकरण करना है। केंद्र सरकार वह राज्य सरकार क्रम से 30% की सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी। उस 40% खर्च वहन किसानों को करना होगा, जिसमें लागत के 30% खर्च के लिए बैंकों से सहायता भी ली जा सकती है, 10% किसान को। ये कैसा होगा, इसमें वित्त मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे बता दिया। 30% तो दे दिया हमारी केंद्र सरकार ने, ठीक है। जितना भी खर्चा आया एक सौर पंप या सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित करने में, उसमें खर्च में क्या हुआ कि ये हो गया केंद्र, ये हो गया राज्य। उसमें जितना खर्चा है उसका 30% केंद्र ने दे दिया और 30% राज्य ने दे दिया। 30 कितना हुआ, 60% हो गया। बचा कितना हमारा, 40%। अब इस 40% बचा ना, इसमें 40% में किसान क्या करेगा, 30% बैंक से उधार ले सकता है। ये तो अनुदान देगी केंद्र राज्य सरकार, जिसमें अनुदान है, ये तो मैं आपको बता दूं, सब्सिडी अनुदान जिसको बोलते हैं हम, ये तो है सब्सिडी, ठीक है। इसमें 30% सब्सिडी केंद्र सरकार दे देगी, 30% सब्सिडी राज्य सरकार दे देगी। बचा कितना, 40%। 40% में 30% हम बैंक से उधार ले सकते हैं, उधार। और 30% लेने के बाद बचा 10%, ये 10% किसान को खुद लगाना होगा। किसान इसका खर्चा स्वयं वहन करेगा, ठीक है। तो इसका जो वित्त पोषण का पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये आने के चांसेस ज़्यादा है। पूछा जा सकता है कि लागत का 30% खर्च, यहाँ सीधा सीधा इसको 30 की जगह कर दे कि 60-40 केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 60% केंद्र सरकार वहन करेगी, 40% राज्य सरकार वहन करेगी। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए केंद्र सरकार सिर्फ 30% अनुदान देगी, राज्य सरकार 30% देगी, 30% बैंक से उधारी ली जा सकती है, पर 10% किसान को खुद वहन करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको इसका जो है लागत का जो है वो क्लियर हो गया। इसमें बंजर परती और कृषि भूमि के अलावा किसानों के चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। चारागाह भूमि पर भी सौर ऊर्जा, इसमें कैसा स्टेटमेंट आ सकता है कि चारागाह भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं किए जा सकते, ये स्टेटमेंट होता है, पर ये गलत हो जाएगा। देख लीजिए, चारागाह भूमि है उस पर भी, यहाँ दलदली भूमि है उस पर भी, मतलब कोई प्रकार की भूमि हो उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया एकदम। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया कृषि विपणन। कृषि विपणन आपको हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो आरपीएससी का मेंस का सिलेबस है आरएस का, उसमें कृषि विपणन का क्लियर टॉपिक दिया गया। तो मेंस में आने के बहुत ज़्यादा संभावना है कि कृषि विपणन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास के बारे में बताइए, या फिर जितनी भी योजनाएं चल रही है कृषि विपणन के लिए उनको अलग से भी 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हम इस पर बात कर लेते हैं। विपणन कौन, मार्केटिंग हमें पता है ना।
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना पहली जो चल रही है हमारी राज्य सरकार की चल रही है, तो क्या कर रही है, कृषि विपणन के साथ इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना के मामले में खेतीहरों, हमालों और कृषि मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहली तो ये हो गई भैया। इसमें कृषि विपणन विपणन के बारे में इतना नहीं बताया कृषि विपणन, पर इसमें ये जरूर कि भी कृषि कार्य, अगर कृषि कार्य हमें कई बार देखते हैं ना, कृषि कार्य के दौरान अगर किसी मजदूर है उसको अगर शारीरिक हानि हो गई या किसी मृत्यु हो गई, बाई चांस दुर्घटना हो जाती है, कभी कभी कृषि कार्य में हम देखते हैं, तो उस टाइम उसके जो खेतीहर है, किसान है या कृषि मजदूर है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना शुरू की जा गई है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है कृषि विपणन में, हमें पता है ना, किसान जो अपनी फसल जैसे हमारी हो गई बेचने लायक हो गई, तो किसानों जैसे मंडी तक लेके जाता है, तो उनको या तो मंडी की सुविधा प्रदान करना या फिर उनमें मंडी में काम करने वाले जो श्रमिक है उनको सहायता प्रोवाइड करवाना, ये इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, बेचने के कार्य होते हैं, वो विपणन के अंतर्गत आते हैं। अब किसान कलेवा योजना क्या है, ये आपको लिखने के काम आएगी। पहले ही आप ये लिख सकते हैं, दूसरे आप ये लिख सकते हैं, हालांकि और भी बहुत है, पर जो हमारी आर्थिक समीक्षा है उसके अंतर्गत यही दी गई है, तो पहले ये कर लेते हैं हम, है ना। सुपर श्रेणी की, ए श्रेणी की और बी श्रेणी की जो कृषि उपज मंडी समितियां हैं हमारी, उसके किसानों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सिंपल सी बात है, किसान है हमारा बेचारा, वो पैदा करता है, उसके बाद बेचने जाता है, तो कभी कभी ऐसे होता है कि पूरा पूरा दिन लग जाता है, तो उनको क्या है वहाँ पे ए या बी श्रेणी की और सुपर श्रेणी की जो भी मंडी समिति है उसमें गुणवत्तापूर्ण मुफ्त में या कम लागत पर उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, वो है किसान कलेवा योजना। ठीक है। तो एक तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना आ गई, किसान कलेवा योजना आ गई। अब हम कृषि विपणन के अंतर्गत दो ही योजना दी गई है, उसके अंतर्गत आगे आएगा कृषि विपणन के अंतर्गत और सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो वो भी वहां पे और कर लेंगे। अभी दो योजनाएं वो आप याद कर लीजिए। ठीक है। ये भैया एक्सीलेंस सेंटर, ये आरपीसी का फेवरेट एंड फेवरेट है। ये आपको एक्सीलेंस सेंटर, हालांकि इसमें हमारी आर्थिक समीक्षा है उसके अंतर्गत दो ही दिए हुए हैं एक्सीलेंस सेंटर, तो ये तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। बाकी हमारा जो होगा ना सेशन, जो करंट का सेशन चल रहा है, उसके अंतर्गत आपको करवा दिया जाएगा कि एक्सीलेंस सेंटर कौन कौन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि बस्सी जयपुर में तो अनार का एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्नत उत्पादन केंद्र, हमें पता है ना एक्सीलेंस सेंटर के अंतर्गत क्या आता है, सीट्रस फ्रूट नानता कोटा के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो आप तो याद कर लीजिए, रट लीजिए, याद क्या कर लीजिए, रट लीजिए कि बस्सी जयपुर है उसमें तो अनार का एक्सीलेंस सेंटर है, सीट्रस फ्रूट का नानता कोटा के अंतर्गत है। ठीक है। अब ये देखिए भाई, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, हमारी मंडी है ना उसमें श्रमिक है वो काम करते हैं, तो सरकार ने क्या किया कि उन मंडी श्रमिक है उनके कल्याण के लिए एक योजना लेके आ गए, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। यह योजना प्रदेश के कृषि उपज मंडी में लाइसेंसदारी, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये वर्ड है ना, ये बड़े काम के हैं, ऐसे नहीं किसी को भी, लाइसेंसदारी जो हमाल और पल्लेदारों की सहायता के लिए ये योजना है। तो सीधा ही कह दिया सभी हमालों और पल्लेदारों की कृषि उपज मंडी में, तो वो गलत हो जाएगा भाई। लाइसेंसदारी वर्ड याद रखो। कब शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइसेंसधारी महिला हमाल और पल्लेदारों की अधिकतम 2 प्रसूति, यहाँ पे डिलीवरी की बात चल रही है, बच्चा होता है ना तब, उसके 45 दिन की मजदूरी अकुशल श्रमिक दर पर, ये भी पता होना चाहिए। अकुशल श्रमिक दर है ये हमें पता होना चाहिए। 2 प्रसूति पर, अगर 2 बच्चे हुए तब उनको दी जाएगी, कितने दिन की दी जाएगी, 45 दिन की दी जाएगी। और अकुशल श्रमिक दर पर मतलब सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा उनको, पर सवैतनिक अवकाश कैसे, क्या अकुशल श्रमिक दर पे दिया जाएगा, 2 प्रसूतियों पे दिया जाएगा, 45 दिन की उनकी मजदूरी दी जाएगी। 2 पुत्रियों के, उसमें और क्या है कि 2 पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रोवाइड करवाई दी जाएगी इनको। ठीक है। गंभीर रोग में चिकित्सा व्यय हेतु 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर रोग की बात चल रही है यहाँ पे। अब ये तो हो गया मैटरनिटी लीव, ये पैटर्निटी लीव की बात है। पितृत्व अवकाश की भी यहाँ आजकल बात चल रही। पितृत्व अवकाश के रूप में अकुशल मजदूरी दर पर यहाँ पर 15 दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। ठीक है।
श्रमिक के पुत्र और पुत्री के 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। तो आपको पता होना चाहिए कब किसके लिए लाइसेंसदारी हमाल और पल्लेदार उनके लिए शुरू हुई है। 1 अप्रैल 15 को शुरू हुई है। महिला जो हमाल पल्लेदार है उसको 2% पर 45 दिन का अवकाश दिया जाएगा और वो अकुशल श्रमिक दर पर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 2 पुत्रियों के व्यय पर 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर रोग हो गया तो 20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। पितृत्व अवकाश के लिए 15 दिवस का सावित्री का अवकाश दिया जाएगा और अगर 60% अंक प्राप्त कर रही है पुत्र या पुत्री तो उनको छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाएगी। गाइस आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आज कल हम एक नया सेशन लेके आएंगे, तब तक आप जितने भी हमारे करवाए जा चुके हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और उनको बार बार देखिए ताकि आपको जितने भी इनकी जो टर्म्स है जो हमारी योजनाएं हैं उनकी डेट वगैरह सब एकदम ऑथेंटिक क्लियर तरीके से आपको याद हो जाए ताकि पेपर में जो गलतियां होने की संभावना होती है वो बहुत कम हो सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।